वो स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। जैसा उसका नाम था वो स्वभाव से भी वैसी हुई। कुब्जा का मतलब होता है जो टेढ़ी टेढ़ी हो। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। पहले तो ये कुब्जा नहीं थी ना, तो नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब कुब्जा आ गई, वो भी मोरनी थी, तो वो जैसे ही उनको देखती साथ में उन्हें मारने दौड़ पड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली। उसने राधा की जो कलंगी थी ना, वो चोंच से मार मार के नोच डाली। पंख नोच डाले, उसके पंख भी नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। यानी ये मुश्किल बात थी कि नीलकंठ अभी तक राधा के साथ रह रहा था, तो उसको राधा का ही साथ अच्छा लगता था, तो वो राधा के साथ रहना चाहता था। लेकिन कुब्जा उसे राधा के साथ नहीं रहने देना चाहती थी। जब भी उसे देखती तो राधा को मारने दौड़ती। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वो किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसकी किसी जीव जंतु से, चिड़ियाघर में इतने सारे जीव जंतु थे, किसी से उसकी दोस्ती नहीं थी और वो ना ही किसी को नीलकंठ के पास आने देना चाहती थी, केवल स्वयं रहना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए तो उसको वो पंखों में छिपा के बैठी रहती थी। जैसे ही उसको कुब्जा को पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। और उसने जैसे ही पता चला तो उसने राधा को चोंच मार मार करके ढकेल दिया और अंडे फोड़ करके ठूंठ जैसे जो पैर थे उसके टेढ़े मेढ़े थे ना, तो उनसे उनको चारों ओर छितरा दिया, फैला दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। ये जो कलह झगड़े से भरा हुआ जो वातावरण था, इससे राधा और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, उसकी खुशी का अंत हो गया। जैसे वो खुश रहता था वो सब उसका बंद हो गया। कई बार वो जाली के घर से बाहर निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। वो कई बार इस कलह कोलाहल भरे वातावरण से दूर भागने की कोशिश में जाली घर से बाहर निकल गया और कई दिन तो वो भूखा प्यासा आम की डाल में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा और एक बार वो खिड़की के सेट पर छिपा रहा। मेरे दाना देने पर वो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। यानी उसकी खुशी का अंत हो गया था। वो जब भी लेखिका उसे दाना देती थी तो वो पंखों को अपना मंडलाकार बनाकर वहाँ खड़ा हो जाता था, लेकिन उसकी चाल में थकावट थी और आंखों में खुशी नहीं थी, एक शून्यता रहती थी, खालीपन रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। शायद मेरी ये एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण मैं ये समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद थोड़े दिन बाद सब में दोस्ती हो जाएगी, सब मित्र बन जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। लेकिन एक बार जब मैंने देखा कि उस 3-4 महीने के बाद जब मैं सवेरे वहाँ पर गई तो देखा नीलकंठ पूंछ पंख फैला करके धरती पर वैसे ही बैठा था जैसे वो खरगोश के बच्चों को अपने पंखों में छिपा कर बैठता था। और मैंने उसको बहुत पुकारा लेकिन वो नहीं उठा, तो मुझे कुछ संदेह हुआ, शक हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। नीलकंठ जो था वास्तव में मर गया था। क्यों मरा इसका उत्तर अभी तक नहीं लेखिका को मिला है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। यानी ना तो उसको कोई बीमारी हुई थी और ना ही उसकी जो रंग बिरंगे फूलों जैसे पंख थे उन पर किसी तरह की चोट का निशान था। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया
तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। जब वो मर गया तो मैं उसे शाल में लपेटकर संगम पर ले गई, और ये इलाहाबाद में ही रहती थी ना, तो ये उसे संगम पर ले गई और उसको बीच गंगा की धार में प्रवाहित किया गया, यानी बहाया गया। तब उसके जो पंख थे वो पूरे पानी में ऐसे तैरने लगे, तो ऐसा लगा कि जैसे उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक बड़े से मयूर के समान तरंगित हो उठा है। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। जब राधा नीलकंठ नहीं रहा यानी मर गया, तो राधा निश्चेष सी हो गई, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं रह गई। वो कई बार भागकर लौट आया था, अतः वो प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। वो कई बार भाग करके लौट आया था, इसलिए उसको इंतजार था कि शायद अभी भी वो लौट कर आ जाए, तो प्रतीक्षा के लिए भाव से दरवाजे की ओर हमेशा निगाह लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, लेकिन कुब्जा तो दुष्ट स्वभाव की थी ना, तो उसने शोर के साथ, कोलाहल मतलब शोर के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। खोज के क्रम में वो प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। वो जाली का दरवाज़ा जैसे ही खुलता था बाहर निकल आती थी और सारे पेड़ों में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, मैंने बताया ना आपको कि लेखिका के पास विभिन्न प्रकृति वाले जीव जंतु थे, तो उनकी जो कजली थी, अल्सेशियन कुत्ती थी, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। जैसा कि कुब्जा का स्वभाव था, उसने कजली पर प्रहार किया, तो परिणाम था कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। तो कजली ने भी वापस में उसके 2 दांत लगा दिए उसकी गर्दन पर। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। लेकिन इस बार जब कजली ने उसकी गर्दन पर दांत लगा दिए तो उसका जीवन को बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। लेखिका कह रही है कि ये जो विभिन्न प्रकृति वाले पशु पक्षी, यानी दोनों ही मोरनी थी, एक मोरनी शांत थी और एक मोरनी कलह कोलाहल से भरी हुई, तो उससे लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का परिचय जो मिला है वो लेखिका के लिए विशेष महत्व रखता है।